नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर के केस में भी और इस क्लास के हिसाब से भी। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा, वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपके फर्दर क्लासेस को लेकर के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहानी होती है बेटा कि एटम जो है ना, ये है क्या आखिर। तो बेटा ये जो शब्द है बेटा, ये एक वर्ड है एटोमियो, वहां से लिया गया है बेटा। ठीक है, यानी एटम जो वर्ड है वो कहां से उठाया है उन लोगों ने? एटोमियो वर्ड से उठाया है, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? जिसका मीनिंग होता है बेटा इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब बेटा जिसको बांटा नहीं जा सकता। अब जिस चीज को नहीं बांटा जा सकता, इसका मतलब उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना इस दुनिया में। यानी मैंने जैसे कहा कि ये जो मार्कर है इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते मतलब इससे छोटी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये सबसे छोटी चीज हो चुकी है ऑलरेडी। दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग एवर। ओके, तो आइडिया यहीं से डेवलप हुआ एक्चुअली। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर थे और बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर थे। इंडियंस में जिनका नाम आता है बेटा, तो उनका नाम है हमारे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो है बेटा, उनका नाम आता है। इंडियन में कौन था बेटा? कणाद, महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद बोलते हैं। ठीक है, और कहीं जगह ये भी कहा जाता है कि जो ग्रीक फिलोसोफर थे, जिनमें सबसे अच्छा नाम आता है डेमोक्रिटस, ठीक है, और ल्यूसिपस, है ना। स्पेलिंग देख लेना एक बार क्योंकि इनके नाम बड़े अजीब होते हैं। खैर, इधर ध्यान देते हैं। इंडिया में बेटा महर्षि कणाद को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि महर्षि कणाद ने क्या बोला था? महर्षि कणाद ने बोला था कि किसी भी पदार्थ में, यानी किसी भी मैं बोलूं मैटर में, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। याद करने लायक बात बेटा, इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा है, सबसे छोटी हिस्सा है ना वहां का, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम, महर्षि कणाद इंडियन थे, ऑब्वियस सी बात है, अपने भारत से आते हैं। महर्षि कणाद ऑब्वियस सी बात है इंडियन है। तो वो क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा परमाणु नाम दिया बेटा। ध्यान से, क्या नाम दिया उन्होंने बेटा? परमाणु नाम दिया। ठीक है, और वहीं पे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो थे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। तो इन लोगों ने बोला कि एवरीथिंग, यानी इस दुनिया में हर मैटर जो है वो किसी छोटी चीज से मिलकर बनता है, और वो सबसे छोटी चीज इतनी छोटी है कि उसके और ज्यादा टुकड़े करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। यानी वो चीज ऑलरेडी क्या उन्होंने बोल दी बेटा? इनडिविजिबल। सेम चीज किसने बोली? कणाद ने बोली। अब ऐसे करके क्रेडिट को लेकर के बात चलती रहती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब हम आगे चैप्टर को लेके बात कर लेते हैं। अब हम ये समझेंगे कि एटम को लेके क्या क्या डिस्कवरीज हुई, इसका स्ट्रक्चर कैसे आया। जो आज तुम लोग या हम लोग जो बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, नई नई रिसर्च हो रही है डेली, तो वहां तक कैसे पहुंचे, एक स्टार्टिंग हमें फेस चाहिए। तो ये चैप्टर हमें वही बेस देता है बेटा। ठीक है, हम उसी बेस के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है, और मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको नाम याद करने हैं, महर्षि कणाद, और ग्रीक में कौन था बेटा? ये इनके नाम लिख लो बेटा। ये कौन है? ग्रीक। ये कौन है बेटा? ग्रीक। ठीक है, ये है बेटा ग्रीक फिलोसफर। ठीक है, और सेम इंडियन में कौन था? कणाद था। कणाद थे, सॉरी। सेम इंडियन में कौन था बेटा? कणाद। कणाद, महर्षि कणाद थे, और इन्होंने परमाणु का आइडिया डेवलप किया। और ऐसे करके कहानी शुरू हुई बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस दुनिया में, जिसका नाम था, जिसका नाम है एक्चुअली एटम। ठीक है, कहां से डिराइव किया गया वर्ड बेटा? एटम वर्ड कहां से दिया? एटोमियो वर्ड से। एटोमियो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इनडिविजिबल होता है। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक सी स्टार्टिंग सी बात हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में आते हैं। क्या रियल में, मैं यहां लाइन खींच देता हूं बेटा एक बार। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो। ओके, तो सबसे पहली बात चलती है कि एटम जो है, शायद तुमने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, थोड़ा सा पहले पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया हो, तो आपको याद होना चाहिए बेटा। एटम की डेफिनेशन हमने क्या लिखवाई थी बेटा उस टाइम पर? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
एनी मैटर और सब्सटेंस, किसी भी मैटर की या सब्सटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, हमने उसको क्या नाम दिया बेटा, एटम नाम दिया। अब यहां पर हमने पहले ऑलरेडी यही क्लेम कर दिया है कि ये सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, या पॉसिबल नहीं मैं बोलूँ, ऐसा कुछ है क्या कि इससे छोटा कुछ नहीं है। एक्चुअल में सालों साल चलते गए बहुत सारी थ्योरीज आई और एट द एंड हमें ये मालूम पड़ा कि एटम जो है ना, एटम जो है उसके अंदर 3 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं बेटा, 3 आदमी रहते हैं, 3 बंदे हैं बेटा हमारे पास, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, ठीक है। तो एटम के अंदर जो 3 बंदे हैं उनको नाम दिया गया बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या नाम दिया गया बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। कौन कौन से बंदे थे वो बेटा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद करना बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन को याद करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा प्रोटॉन को लेकर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा हमारे न्यूट्रॉन को लेकर, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ चीजों के बारे में क्योंकि आने वाली जो थ्योरीज है वहां डायरेक्टली वर्ड दे दिए गए हैं। हम पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हम जब आगे वहां पर बोल दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वैसे करके हम इनके ऊपर आप समझ जाओगे, मतलब आपको ईजी लगेगा उस टाइम पे। फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ठीक है, उसको डिनोट करने का सिंबल है बेटा E-। प्रोटॉन के लिए हम लिखते हैं बेटा स्मॉल p, न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं बेटा स्मॉल n, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, चार्ज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छे खिलाड़ी इसमें मात खाते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। ये तुम्हें ऑलरेडी वैसे आपके जो फिजिक्स में है वहां पे तुम्हें ये चीज अच्छे से बतानी चाहिए टीचर्स को मेरे हिसाब से, और हाँ हमें, मतलब टीचर्स ऑब्वियस सी बात हम ही हैं। फिलहाल अब हम देख लेते हैं चार्ज जो होता है वो है क्या। देखो चार्ज जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग या फिर मैं बोलूँ बहुत से टीचर्स या बहुत से जो सिखाने वाले हैं वो ये बोलते हैं कि चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी है या फिर मैं बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा, चार्ज तो बेटा एक नेचर होता है ना। हिंदी में हम चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, आवेश बोलते हैं। और अगर आपकी थोड़ी सी हिंदी अच्छी हो ना तो आवेश जनरली ऐसा बोलते हैं ना, उसने आवेश में आकर उसका मर्डर कर दिया, उसने आवेश में आके चाटे रख दिए। आवेश क्या होता है बेटा, गुस्सा होता है। और गुस्सा क्या है हमारा, हमको चीज थोड़ी, गुस्सा तो बेटा एक नेचर है ना। तो चार्ज जो है ना बेटा इट इज नेचर। चार्ज क्या है बेटा, एक नेचर है, ऑब्जेक्ट पजेस करता है, इट इज नेचर पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, या तो भाई मैं इस साइड हो सकता हूँ, या मैं इस साइड हो सकता हूँ, या मैं चुपचाप बैठा रह सकता हूँ। 3 ऑप्शन होते हैं मेरे पास, या तो बोल लो, या चुप हो जाओ, या चुपचाप बैठो। सही था ना, ये तो ज्यादा बोलो या बिल्कुल कम बोलो या बोलो ही मत, 3 ऑप्शन होते हैं। तो वही तो हम बात कर रहे हैं, चार्ज क्या बेटा एक नेचर है, ठीक है। अब हम चार्ज की बात अगर करते हैं तो इनके ऊपर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा हम उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके घूमता फिरता है बेटा, नेगेटिव चार्ज लेके घूमता फिरता है, ठीक है। आगे तुम्हें ये भी आएगा पॉजिट्रॉन, फिर वहां खेल चेंज हो जाता है, वहां बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वाली चीज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो फिर वहां खेल कैसे बिगड़ गया, है ना। तो इसलिए आप ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप ये समझ के चलो कि चार्ज जो है वो एक नेचर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी आप इतना रख ली। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पी माने पॉजिटिव बेटा, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन भैया जो है बेटा वो आते हैं बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब गाड़ी में न्यूट्रल होता है बेटा, जब गियर नहीं डलता तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल। यानी मतलब ना गाड़ी गियर में है, ठीक है। यानी न्यूट्रल का मतलब क्या, चार्ज नहीं है, या फिर मैं बोलूं नेट चार्ज। ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बेटा, जब नेट चार्ज क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, तब हम उस चीज को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं। यानी इसके ऊपर आने वाला टोटल चार्ज क्या है, 0 है। मतलब ना तो ये बंदा प्लस का है ना माइनस का है, इनको कोई मतलब नहीं है, ये बस अपना ध्यान रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉपी करो इसको, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बेसिक सी चीज है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो स्टार्टिंग में क्या बोला गया, एटम से छोटा कुछ है नहीं, लेकिन समय के साथ हमने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि एटम के अंदर तो 3 बंदे रहते हैं, अभी तो और भी मिलेंगे आपको खैर।
फिलहाल एटम के अंदर कितने बंदे रहते हैं बेटा? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भैया को E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया इन तीनों बंदों को? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, यानी एटम से भी छोटे बंदे हैं ये, एटम इनसे मिलके बनेगा। तो हमारी जो स्टार्टिंग डेफिनेशन थी कि एटम सबसे स्मॉल है, वो चीज तो गलत हो गई यहां पर। यानी हुआ क्या? एटम जो है वो इन 3 बंदों से मिलके बना है ना, सीधा सा हिसाब यही बोल रहा है हमारा। ये तो डेफिनेशन है। अगर इन 3 अरे ईंटों से मिलके अगर घर बन रहा है तो ईंटें छोटी हुई ना कि घर छोटा हुआ? ईंटें छोटी हो गई बेटा, तो ये ईंटें हैं आपकी। ठीक है, और ये आपका घर हो गया। तो घर जो है वो इन 3 बंदों से मिलके बनता है। इनके बारे में मैंने लिख दिया, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और एक के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, और बेसिक चीज थोड़ी सी और जान लेते हैं बेटा। ठीक है, मास की बात कर लेते हैं बेटा, इन दोनों के मास की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, छोटी सी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको इनके बारे में। तो मास की बात करें तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन भैया है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻⁰ kg। तो बेटा वापस आते हैं, प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो अराउंड होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और इतना ही लगभग एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल बताया है बेटा किसके? न्यूट्रॉन के। कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, एग्जैक्टली नहीं बोला है, ऑलमोस्ट यानी अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक ये बेसिक चीज तो याद हुई होगी थोड़ी बहुत, है ना। और इतना कुछ टफ नहीं है मेरे हिसाब से तो वैसे टफ नहीं है फिलहाल, लेकिन कोशिश करेंगे इसको और आसान करने की आपके लिए। ठीक है, इतना आपको याद करना है। और मेरे चार्ज की वैल्यू चलो बाद में बात कर लेंगे, कभी उस पर अगले वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्या इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो साथ के साथ लिखते रहो, है ना, ज्यादा बेनिफिट आपका रहेगा, लिखने से चीजें याद होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा थोड़ा सा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना बड़ा हल्का आदमी है, मास बिल्कुल कम है इसका, बहुत कम है। सर कितना कम है? तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसको आप हैशटैग डाल के लिख लीजिए कॉपी के अंदर, कैसे भी कर लीजिए। चीज क्या बोलती है बेटा? जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो कितना है बेटा? 2000 गुना। वैसे तो आपके हिसाब से 2000 गुना है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो होती है बेटा 1837 टाइम्स, है ना। कितना गुना ज्यादा है बेटा? 1837 गुना। कहीं बुक्स में 2000 गुना भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप 1837 वाले टर्म को याद करें कि जो प्रोटॉन है ना वो कितना भारी है बेटा इलेक्ट्रॉन से? 1837 गुना भारी है भैया, बहुत ज्यादा भारी हो गया ये तो, है ना। यानी कहने का अर्थ क्या बोल रहा है कि अगर लेट्स से एग्जाम्पल, अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है बेटा? 1 kg का इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल लेट्स से, होता नहीं है 1 kg का वो इलेक्ट्रॉन, बहुत कम मास है, बहुत कम, है ना। तो अगर 1 kg का एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन तो कितना गुना भारी है बेटा? 1837, यानी 1837 टाइम्स हैवियर है। यानी इस पूरे मास को 1837 से गुना कर दो सीधा सीधा, तो ये गुना कर दिया मैंने बेटा। तो टोटल जो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा वो प्रोटॉन होगा 1837 kg। यानी उस इलेक्ट्रॉन 1 किलो का इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने किलो का बेटा? 1837 किलो का। कोई वैल्यू नहीं है बेटा इलेक्ट्रॉन की मास के हिसाब से, लेकिन खेल यही खेलेगा। फिलहाल चार्ज की बात कर लेते हैं। दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड, जो नंबर डिजिट है ना, हम इसके ऊपर -1 मान के चलते हैं, इसके ऊपर +1 मान के चलते हैं ना। चार्ज एकदम सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। और कितना डिफरेंट है? 1837 गुना फर्क है। प्रोटॉन बहुत भारी होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। अगर देखो, और क्या बोला है पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग मास क्या है? इक्वल है। अगर मास लगभग इक्वल हो गया, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से भारी होगा। तो इन तीनों में सबसे हल्का आदमी कौन? भैया इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का आदमी कौन? इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में सबसे हल्का आदमी कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हमने ये चीज समझा दी आपको। फिर भी अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार इसको रिपीट करके देखें। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप हमें मेंशन करिए, आप हमें रिप्लाई करिए, चैट में बोलिए आप हमें, ठीक है। हम आपका क्वेरी सारी सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और रिवाइज करते रहो, देखते रहो। कल जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसमें हम थोड़ा अच्छा
पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज थी, ठीक है, और आई होप कल तक आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। ओके, टेक केयर बेटा, थैंक यू वेरी मच।